नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो उपचुनाव के प्रचार का दौर थम चुका है। वैसे तो चुनाव प्रचार वोटिंग के 48 घंटे पहले थमता है, लेकिन इस बार 72 घंटे पहले प्रचार को खत्म किया गया है। अब सियासी योद्धा चुनावी गणित बिठाने में जुट गए हैं। हालांकि ये तो भविष्य बताएगा कि सियासी ऊंट किस करवट लेकर बैठता है, लेकिन नाक का सवाल बने इस उपचुनाव में दोनों ही दलों ने अपना पूरा दमखम दिखा दिया है। दिग्गज नेताओं ने दोनों क्षेत्रों में कमान संभाली और अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए वोट मांगे। अब देखना होगा कि आखिर किस नेता की बोली में कितना दम है जो वोटर्स को अपनी ओर खींच पाएगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर जी है। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। महेश जी बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। धर्मेंद्र राठौर जी आपसे शुरुआत करते हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आपने भी डेरा वहां पर डाल लिया था और लगातार कोशिशें जारी रही। जितनी सभाएं हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद पहुंचे। अब क्योंकि 72 घंटे पहले ही प्रचार प्रसार थम चुका है, कितने आश्वस्त है दोनों सीटों पर जीत को लेकर, जबकि बीजेपी यही दावे कर रही है कि दोनों सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं? बीजेपी के दावे बिल्कुल खोखले हैं जी। उनके दावों में कोई दम नहीं है। उन्होंने देश में और प्रदेश में जो जनता से वादे किए थे वो वादा कोई जमीन पे नहीं उतारा है। ये बिल्कुल इस देश को और प्रदेश को बहुत गुमराह करके और ये बातें गुमराह करने की बातें की हैं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में प्रदेश में इतने विकास के काम हुए हैं, इतने गरीब जनता की भलाई के काम हुए हैं, इतना कोरोना का बेहतर प्रबंधन हुआ है और इतना शानदार बजट पेश किया है और हर विधानसभा क्षेत्र में इतने डेवलपमेंट के काम हुए हैं जिनकी गिनती हम बता नहीं सकते। इसलिए हम इन दोनों सीटों पे रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। और जिस ढंग से हमने दरियावद और वल्लभनगर में जनता के बीच में गए हैं, गहलोत सरकार की जो लोक कल्याणकारी जो कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उनको लेकर जो हम डोर टू डोर हमने कैंपेन किया है और जो जनता का रेस्पॉन्स मिला है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि दोनों सीटें राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से, वल्लभनगर और दरियावर की जनता के आशीर्वाद से हम जीतेंगे। चलिए, आप आश्वस्त हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत जो यही बयां कर रही है कि जनता कांग्रेस के साथ जा रही है। सुशील कटारा जी, अभी आपने सुना धर्मेंद्र राठौर जी ने क्या कहा। सुशील जी, एक अहम बात ये है कि देखिए दो अहम सीटें हैं, दोनों सीटें नाक का सवाल है बीजेपी कांग्रेस के लिए, दोनों के दावे जीत को लेकर हैं, लेकिन धरियावद और वल्लभनगर की जनता बीजेपी कैंडिडेट को क्यों चुनेगी? क्यों कॉन्फिडेंस है इस जीत को लेकर? श्वेता जी प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, बताएं सर। भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ का मैनेजमेंट है, निश्चित रूप से उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर और दरियावाद दोनों चुनाव जीतेगी। जैसा अभी हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम दोनों सीटों पर जीतेंगे, ये इनके खोखले वादे हैं। क्योंकि राजस्थान की 2.5-3 साल की इन सरकार में इस आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके आधार पे ये यहाँ की जनता से वोट मांग सके। सिर्फ खोखले वादे करते रहे। यहाँ कुछ महज पहले उदयपुर संभाग में राजसमंद में चुनाव था, उन्होंने 300 करोड़ की वहां पर घोषणा की, पर अभी तक उन घोषणाओं का वहां पर न तो कोई डीपीआर बनी है, न बजट में प्रावधान किया, और महज मंत्री जो घूम रहे हैं इनकी सरकार के, सिर्फ घोषणा करके यहाँ पर लोगों को गुमराह करके चले गए। इसलिए इस बार निश्चित रूप से यहाँ की इस जनजाति क्षेत्र की जनता है कांग्रेस के इन खोखले वादों में आने वाली नहीं है। जहां मुख्यमंत्री जी को दरियावाद में 4-4 चुनावी सभा करनी पड़ रही है, ऐसी स्थिति कांग्रेस की आ चुकी है। इसलिए दरियावाद और वल्लभनगर दोनों की जनता यहाँ पर कांग्रेस के भ्रम जाल में नहीं आने वाली है और निश्चित रूप से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर विजय होगी।
चलिए ठीक है, आप भी आश्वस्त है और कॉन्फिडेंट है कि दोनों सीटें जीत रहे हैं। महेश शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक यह विश्लेषक ट्राइबल हैं। बेल्ट है बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन महेश जी दशकों से आपने राजस्थान के चुनाव को देखा है। अब हम विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर उपचुनाव जितने भी हुए, वल्लभनगर धरियावद की सीट या इस बार जो दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन्हें कैसे आप अलग पाते हैं? दोनों के दावों को आपने सुना, आपको क्या नजर आता है? देखिए, ये जो उपचुनाव हो रहा है जी, उसकी परिस्थिति को देखें हम तो 2 साल बाद में हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। जी, इसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है, सत्तारूढ़ दल के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, और दोनों ने पूरी ताकत लगाई है। इसके जो नतीजे आएंगे उसका प्रभाव आने वाले चुनाव पे पड़ सकता है। खासकर जो सत्ता में है, सत्तारूढ़ दल जो है, उसे ये रहता है कि किसी न किसी रूप से कहीं ये अगर हम हार गए या मतलब जो भी परिणाम हमारे विपरीत हुए, तो ऐसी सूरत में कहीं इसका रिफ्लेक्शन जनता में नहीं चला जाए। इसी तरह से विपक्ष चाहता है कि इस सीट पे हम अपनी जान लगा दें ताकि हमारा एक माहौल बने आने वाले चुनाव के लिए। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि 2 साल की अवधि रहती है। इस 2 साल की अवधि के अंदर कोई भी जो है जनता समझदार है और वो ये नहीं चाहेगी कि इस 2 साल के अंदर उनका विकास अवरुद्ध हो। अगर विपक्ष को चुनाव जिता भी दें तो उससे हमारा क्या कल्याण होने वाला है? कल्याण अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 साल में क्या तो उसमें डेवलपमेंट होगा, बल्कि जो सत्ता में जो बैठे विपक्ष के जो अगर जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनके एक तरह से राजनीतिक रूप से वो उपेक्षित हो जाता है वो क्षेत्र। ऐसी सूरत में विकास से भी दूर होने की वजह से तो जनता इतनी मतलब समझदार हो गई है कि वो मौका ये सत्तारूढ़ दल को ही देगी। उसका कारण है, और ये मुख्य है कि वो अपना विकास को निरंतर गतिमान बनाने के लिए वो ऐसा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात की आपने। सुशील जी, आपने सुना महेश जी ने क्या कहा, और यही वजह कि देखिए जो सत्ता पक्ष में होते हैं, जिनकी सरकार होती है, वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारी सरकार है और ऐसे में ये चुनाव हम जीतेगी। क्योंकि चलिए अगर आपके कैंडिडेट को जिता भी दिया गया तो उस क्षेत्र की जनता को फायदा क्या होगा? जैसा अभी राजसमंद का जिक्र कर रहे थे, किसी घोषणाएं कर दी, काम नहीं हुए। राजसमंद में भी आप ही के विधायक हैं जी। श्वेता जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ पिछले 20 साल से। जी जी। और जब से देश आजाद हुआ इसके बाद में लगभग 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, पर इस आदिवासी क्षेत्र में जनजातियों का विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबसे पहले जनजाति आयोग का जो गठन किया वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किया था। और जब 1994-95 भैरव सिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब इस जनजाति क्षेत्र के लोगों की उन्होंने सुध ली और पहली बार उन्होंने यहाँ पर अधिसूचना जारी कर यहाँ सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख बनने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वल्लभनगर में आपका समय कैंडिडेट जीता ही 2003 नहीं। में जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो आपका कैंडिडेट जीता ही नहीं। अभी अगर कांग्रेस के पास सीट थी तो इससे पहले भी निर्दलीय थी, वो भले बीजेपी के थे, निर्दलीय आ गए, लेकिन क्यों नहीं जीत के आए? अगर आपने किया और अगर आदिवासी क्षेत्र की जनता समझ रही है कि उनके लिए काम कौन कर रहा है, तो फिर तो वोट भी आपको मिलना चाहिए और हर बार जीत भी आप लोगों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वल्लभनगर की जनता का पिछली बार आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं रहा, पर इस बार वहाँ की जनता भी समझ चुकी है। लंबे समय से निर्दलीय के साथ में या कांग्रेस के साथ खड़ा रह के वल्लभनगर की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। वो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं नीचे तक हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी। मैं कटारा जी को कहना चाह रहा हूं कि आदिवासियों के कल्याण के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है
जितना कांग्रेस की सरकारों ने किया है बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं रहा है। हमेशा दरियावद में अभी भी जो वहाँ के विधायक थे गौतम लाल जी मीणा, गौतम लाल जी मीणा के हमेशा यहाँ वोट लिया, जो उनका डेथ यहाँ हुई, का पढ़ा लिखा कोरोना से जो युवक, निधन यहाँ हुआ, का जनजाति उसके बाद में मुख्यमंत्री जी वहाँ जाके उनके शोक संवेदना व्यक्त करने गए। शोक संवेदना व्यक्त करके कितने राज्यों में जब वहाँ गए बीजेपी ने तो उनके पुत्र का टिकट तक काट दिया। सुशील जी पहले सुनिए, सरकार आप सुनिए कटारा जी, वापस आपके पास आएंगे। आप कटारा जी सुनिए मेरी बात। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी जिसके आधार पे आज मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कटारा जी, आप कटारा जी मेरी बात सुनिए, कटारा जी मेरी बात सुनिए, आप, मैंने आपकी बात सुनी है, आप मेरी बात सुनिए। स्वर्गीय गौतम लाल जी मीणा जो विधायक थे जिनकी कोरोना से डेथ हुई, हमारे मुख्यमंत्री जी कल आए और उनके घर पे शोक संवेदना प्रकट करने गए। आपकी पार्टी ने तो उनके पुत्र का जो कह रहे थे टिकट देंगे, टिकट भी काटा। और चूंकि मुख्यमंत्री जी विधायक दल के नेता हैं तो अपने यहाँ संस्कार भी है, जो मुख्यमंत्री जी बोले कि वहां जाना चाहिए, आप तो उसमें राजनीति कर रहे थे। और आपके जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं खेत सिंह जी मीणा, उन्होंने टिकट बेचने का आरोप लगाया है पार्टी नेतृत्व पे, उस पे आप क्या कहेंगे? कर रहे थे। 6 महीने हो गए, एक राजस्थान विधानसभा के विधायक की अगर मृत्यु होती है, दिवंगत होती है कोई आत्मा, तो आपके मुख्यमंत्री जी को 6 महीने हो गए बैठने। मैं आपके मुख्यमंत्री जी सीएम हाउस से 18 महीने बाहर नहीं निकले। कोरोना में राजस्थान के कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की डेथ हुई जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठ गए, कितने घरों पे गए और 6 महीने तक क्यों नहीं आए यहाँ पर हमारे प्रदेश में? वहां पर गए। कटारा जी एक सवाल है, मेरी बात सुनिए। सवाल ये कि सीएम के वहां जाने से भारतीय जनता पार्टी एक बात जाने से भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार है और भारतीय जनता पार्टी। सुशील जी जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमें कोई आपत्ति नहीं, जाना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे। पहले मेरी बात सुनिए कटारा जी, उनको जाना चाहिए। आप पहले मेरी बात सुनिए भाई, इंतजार क्यों किया? पहले मेरी बात सुनिए। कितने नेता जो दिवंगत हुए अरे मेरी बात सुनिए पहले। राजस्थान के राजस्थान के मुख्यमंत्री कितनी जगह गए? ठीक है कांग्रेस सुनिए, एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता दरियावाद में खड़ा हुआ है, मकान वाला खड़ा हुआ है। जब देश का प्रधानमंत्री चाहे बात सुननी भी पड़ेगी ना, बात सुननी भी पड़ेगी। सुशील जी एक मिनट, हाँ धर्मेंद्र जी बात पूरी कीजिए। आप पहले सुनना सीखो भाई। कटारा जी, आप कटारा जी सुनना सीखिए। मेरा ये कहना है कि आप पहले ये तय कर लो कि आपकी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो सही है या आप कह रहे हैं वो सही है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के प्रबंधन की हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करी है। कोरोना में इतना शानदार प्रबंधन हुआ, उसकी वजह से प्रदेश में मौतों का आंकड़ा बहुत कम रहा। आपकी मोदी जी की जो सरकार है उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रॉपर नहीं की। ठीक है धर्मेंद्र जी, वक्त के साथ बयान भी बदलते हैं, वक्त के साथ जरूरतें भी बदलती हैं, वैसे ही रिएक्शंस आते हैं। बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र जी यहाँ रुकना चाहेंगे आपको, सुशील जी आपको भी, महेश जी देखिए रिएक्शंस तो आ रहे, देखिए दावे अपने अपने किए जा रहे। आपने भी कहा कि जिसकी सत्ता होती है वो ज्यादातर जनता उसी के साथ जाती ताकि कुछ विकास हो सके। लेकिन जब आपको लगता है कि धरियावद या वल्लभनगर दोनों सीटें ऐसी जहां पर जनता विकास को महत्व देगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक इतने विधायक बने, इतनी बार चुनाव होकर जीत कराए, तो इन क्षेत्रों का विकास हुआ क्यों नहीं? फिर चाहे बीजेपी का विधायक बना हो या कांग्रेस का। महेश जी, हाँ देखिए, ये मैं इसी को कह रहा था कि कम समय है और नया मुख्य जो चुनाव आएगा, जनता उस समय धारणा बनाएगी कि वो विपक्ष के साथ जाए या वो पक्ष के साथ जाए। लेकिन अभी जो है जो मौजूदा स्थिति है उसमें दो चीज़ें और है। जो सत्तारूढ़ दल का पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि वल्लभनगर में जो प्रत्याशी जो चयन किया उन्होंने वो उसके प्रति सहानुभूति है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है जो विधायक थे मौजूदा। एक ये सहानुभूति की, और दूसरा और जो आपके जो धरियावद में है वो एक भीतर से भले ही आपने विपक्ष ने उनको संतुष्ट करने के लिए विधायक पुत्र के बेटे को
दिवंगत विधायक पुत्र के बेटे को प्रदेश कार्य मंत्री का स्तर दे दिया हो, लेकिन स्थिति ये है कि वहाँ वो उन्होंने जो जिस तरह से दूसरे को जो टिकट दिया तो वो एक सहानुभूति जहाँ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ों को समीकरण एक तो ये रहा। दूसरा समीकरण ये है कि जनता स्वयं जानती है कि विकास इस समय हमें ज़रूरत है, तो हम किस साइड में जाएं, और हमारे जीतने से सीट जो 2 साल का विकास है वो निरंतर बना रहे। लेकिन मुख्यमंत्री के जाने को लेकर भी मुद्दा बना है कि कन्हैयालाल के घर पहुंचे सहानुभूति जताने के लिए, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से जिस तरह के जवाब आए कि ये भी एक तरह से राजनीतिक स्टंट है। बिल्कुल है इसमें कहीं पे भी वो विधायक दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन विधायक दल का नेता भी होने की वजह से वो ऐसे मतलब क्या कहते हैं, जब मौके पे दुखद या संवेदना व्यक्त करने के लिए परिवार के प्रति उनका दायित्व है, वो करने उस दायित्व को पूरा करने के लिए है। अब आप इसमें संयोग से इसके चुनाव का समय है और इस चीज को लेकर जाए तो ये मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से जो राजनीतिक खींचतानी है, बाकी एक दूसरे की आलोचना के अलावा और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ठीक है। सुशील कटारिया जी, देखिए अब 72 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, वोटिंग होगी, बहुत कोशिशें आप लोग ने की, बहुत प्रचार प्रसार किया, जनता किसके हित में वोट करेगी ये तो बात की बात है। लेकिन सुशील जी, खेत सिंह का जो वीडियो भी आया था सामने, पुराना वीडियो था जिसमें वो लेन देन की बात कर रहे हैं, इसलिए उनका टिकट पिछली बार कटा, क्या आपको लगता है कि उस वीडियो का या उस तरह की बातों का कोई फर्क पड़ेगा जनता पर इस चुनाव में? श्वेता जी, ऐसा मैंने कोई वीडियो सुना नहीं, और ऐसा आजकल तो एडिट करके भी कई लोग वीडियो बना देते हैं, और मुझे इसकी जानकारी नहीं और इसका कोई असर नहीं। अच्छा, इसका कोई असर नहीं है। लेकिन जो तैयारियों, जिस विकास की बात कर रहे हैं, धरियावद में भी तो विकास नहीं हुआ। जैसा अभी महेश जी की बात को सुन रहा था, महेश जी की बात को सुन रहा था मैं जी, कि 8 तारीख को भी माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन भराने हेलीकॉप्टर से धरियावाद आए थे, तो क्यों ना उस दिन वो माननीय गौतम जी, स्वर्गीय गौतम जी के वहां गए, कल ही क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? अगर पहली बार कल आते तो बात भी मानने में आती, पर 8 तारीख को वो धरियावाद विधानसभा में आ चुके थे, चाहते तो उसी दिन जाते। ठीक है, इस बात का ही ऑब्जेक्शन, और इसलिए आप लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। धर्मेंद्र, ये हमारे संस्कार हैं कटारा जी, ये आप लोग, ये हमारे राजस्थान के जी, मैं ये कह रहा हूं कटारा जी को कि कटारा जी, मैं आपको ये चुनौती दे रहा हूं कि वल्लभ नगर में बीजेपी नंबर 4 पे है, वो जमानत बचा लेगी, बहुत बड़ी बात होगी जमानत। और आपके जो दरियावद है वहाँ खेत सिंह जी मीणा ने खुद ने 2 तारीख की शाम को अगर श्वेता जी चाहेगी तो आपको और हम दोनों को इसी समय पे डिबेट पे बुलाएंगे, और उसी दिन अपन फैसला कर लेंगे जनता का, राजस्थान की जनता का जो पिछले 2.5 साल में भ्रष्टाचार जो फैला है, दलित और आदिवासियों के साथ राजस्थान की सरकार ने जो यहाँ पर कुठाघात किया है, कितने सारे ऐसे राजस्थान के उदाहरण है जो आपका यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुका है। आज तक इस आदिवासी जनजाति क्षेत्र में नरेगा का पेमेंट नहीं पहुंचा, नरेगा का पेमेंट नहीं करवा सकते। यहाँ की जनता हो, 2 तारीख की शाम को आपको पता चल जाएगा कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। एक अहम बात हो, देखिए 2 तारीख को तो तस्वीर साफ होगी रिजल्ट के बाद, और बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आप लोग आए और आज जो बातें हो रही है उसके आधार पर 2 तारीख को पता चल जाएगा कि किसके दावे ज्यादा मजबूत थे और जनता उनके साथ गई। लेकिन सबसे अहम बात यह कि देखिए, विकास की बात आप लोग करते हैं कि विकास हम कराएंगे या हमारे विधायक ही विकास करा पाते, तो भी ये दोनों क्षेत्र ऐसे जहां पर उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। धर्मेंद्र जी, और आपने कहा कि वल्लभ नगर में बिल्कुल चतुष्कोणीय मुकाबला है, बीजेपी को कहा जा रहा है कि 4थे नंबर पर है, लेकिन दूसरे भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को कोई नुकसान है? आपको लग रहा है कि अगर 4 लोगों में मुकाबला है, 4थे नंबर पर बीजेपी, तो कांग्रेस नंबर 1 ही है वहां पर? नहीं, ये मैं ये कह रहा हूं श्वेता जी, मेरा ये कहना है, महंगाई की मार जिस ढंग से है, इतने मुद्दे हैं मोदी जी की सरकार के जो झूठे वादे, वो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। और आज तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में सरकार को झटका दिया है, कमेटी का देखते जनता किसके साथ जाती है। लेकिन क्लास में महेश जी, केंद्रीय मुद्दों की अहमियत रहेगी क्या इस चुनाव में? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी,
इसका कारण यह है कि ये जो चुनाव हैं ये विधानसभा के चुनाव हैं और राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं और या उस क्षेत्र विशेष के मतलब क्या कहते हैं मुद्दे प्रभावी होंगे क्योंकि उनका संबंध विकास से जुड़ा हुआ होता है। और वो चलिए सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसमें कितना है दम ये नजर आ जाएगा, क्योंकि जनता को जिसके साथ जाना है 30 तारीख को वोट करके वो उस कैंडिडेट के साथ जाएगी। 2 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे कि ये दोनों सीटें किसके खाते में जाती हैं। हालांकि फिलहाल अभी वल्लभनगर में कांग्रेस के पास ये सीट थी और धरियावद बीजेपी के पास थी, लेकिन दोनों के दावे ये हैं कि ये दोनों सीटें हम जीत कर आ रहे हैं। विकास की बात तो कही जा रही है, लेकिन जातीय समीकरण भी बहुत अहमियत रखते हैं इन दोनों ही सीटों में, क्योंकि यहाँ पर जो बार बार बात कही जाती है कि मुद्दे बहुत थे और हमने इस क्षेत्र के लिए ज्यादा काम किया है। जनता के लिए अहमियत क्या रखता है वो बेहद अहम है, लेकिन इतना जरूर है कि अब कितनी भी बयानबाजी हुई हो, कितना भी एक दूसरे पर सवाल या आरोप लगाए जाए, अब प्रचार का शोर थम चुका है और अब ये वक्त बहुत ही कीमती है और घर घर जाकर यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि जनता को अपने पक्ष में किया जाए। हालांकि देखना होगा कि ये दोनों सीट आखिर किसके खाते में जाती है और जिन मुद्दों की बात ये सभी कर रहे थे या फिर विकास की बात कर रहे थे या योजनाओं की बात कर रहे थे, क्या जनता के लिए वो फायदेमंद साबित हुआ या फिर जनता ने उसे नकारा है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।